अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, ये आप जानते होंगे। अगर अब वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ना। बहुत सी जगह से SO2, जितनी भी रिफाइनरीज हैं यहाँ से SO2 निकलती है। दूसरी इसकी एक और गैस होती है, वो NO2। ठीक है, ये दोनों गैसेस मान लीजिए हमारी मथुरा रिफाइनरी से निकली, निकलने के बाद जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगी तो वहां पर इनकी मुलाकात होगी, जो इसमें ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, प्रेजेंट होगा एयर में कि नहीं। तो उस मॉइस्चर से ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, यानी कि वहां पर जो हाइड्रोजन है उसके, मॉइस्चर का मतलब हुआ H2O। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये रिएक्ट करेगी। H2 और CO2 जो है, SO2 जो है, ये मिलकर बना देगा H2SO4। क्या बनाएगी, H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और NO2 जो है, ये जब हाइड्रोजन से साथ रिएक्ट करेगी तो ये बना देगी HNO3। क्या बनाएगी, HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये दो तरीके के एसिड जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल गैसें एसिड बनाने के लिए कौन कौन सी हैं, SO2 एंड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी है। ये दो गैसेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। अब इनसे जो एसिड बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, H2SO4 एंड HNO3। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। अब ये एटमॉस्फेयर में है और जब रेन होगी तो पानी के साथ घुलकर, पानी के साथ मिलकर ये कहाँ आ जाएंगे, जमीन पर आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसी रेन जिसके वाटर में, ऐसे रेन वाटर जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं ये, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, खासकर एक्वेटिक नेचर के जो भी जलीय जीव जंतु हैं, उन पर एसिड गिरेगा, एसिड वाला पानी में जाएंगे तो उनकी डेथ होने लगेगी। अक्सर बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि नालों नदियों के किनारे जो कुछ मछलियां मरी हुई तैरने लगती हैं, वर्षा के बाद ऐसा हुआ। उसका रीज़न यही होता है कि एसिड रेन के कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि एसिड है तो एसिड जब नीचे गिरेगा तो जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ताजमहल है या जो भी स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, तो स्टोन के ऊपर जब ये एसिड गिरता है तो स्टोन को जो है डिके करने लगता है, उसको, उसका क्षरण करने लगता है। स्टोन पीला भी पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, या वो झड़ने लगता है, ब्रेक होने लगता है। इसको हम कहते हैं स्टोन कैंसर। तो हम क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टोन कैंसर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे एसिड रेन। क्या कहेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन से स्टोन कैंसर होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। घरों में अक्सर आपने नोना टाइप का, बोलते हैं नोना लग गया ईंटों में, वो वाइट वाइट कलर का दिखने लगता है, वो भी सॉल्टी वाटर और एसिड वाटर से हो जाता है। तो स्टोन को ये तोड़ने लगता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको स्टोन कैंसर। बात समझ में आ गया। तो एसिड रेन के इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। जब हमारी स्किन पर एसिड रेन गिरेगा, एसिड वाटर गिरेगा, तो क्या होगा, एसिड से जल जाती है, तो बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीजेज जो है वो कॉज हो जाएगी, वो हो जाएंगी, है ना। तो ये हार्मफुल है। ये एक आपका जो एसिड रेन है, ये एक एयर पॉल्यूशन की एक फिनोमेना है, वो आपने यहाँ पर पढ़ी होगी। तो इसमें SO2 और NO2 ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन CO2 जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, CO2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। दूसरा, ये जो CO2 है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है। क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। CO2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है, जो कि एवरेजन हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर एवरेजन जो है वो बढ़ रहा है। वो, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ रही है। सबसे ज्यादा CO2 किस प्लेनेट पर है, सबसे ज्यादा जो CO2 है वो है वीनस पर। किस पर है, वीनस पर। इसीलिए वीनस को हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। वीनस को कहते हैं हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ
CO2, वहां पर CO2 98% है। सोच लिया 100% में से 98% क्या है, वहां पर CO2 है, तो इसीलिए उसका तापमान सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। हमारे यहाँ पर भी जो CO2 का एवरेजन एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक आ गई है। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एवरेजन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है। ठीक है, बहुत सारी ग्लोबल समिट हुई हैं इसको लेकर, और ये कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रॉब्लम बनती जा रही है इसको कम होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि CO2 के अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं प्लांट्स। क्या होते हैं, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड जो है वो CO2 से बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ही ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं। तो CO2 की अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में कम रहेगी, टेम्परेचर अमूमन आपका कम रहेगा। जहाँ प्लांट्स बहुत सारे होंगे वहाँ पर टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। इसीलिए तो हमको क्या करना है, हमको फॉरेस्टेशन करना है। इंडिया में एवरेजन फॉरेस्टेशन का लगभग कितना परसेंट होना चाहिए, 33%, लेकिन इतना अभी हमारे पास है नहीं। तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हम इस समस्या से भी बाहर आ पाएंगे। या आप इन्वायरमेंट साइंस से पढ़ी होगी तो आपने इस कॉन्सेप्ट को, इसको लेकर आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना कि CO2 जो है रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, लेकिन इसके अलावा भी, CO2 के अलावा भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसें कौन सी हैं, तो मीथेन। कौन सी होती है, मीथेन। मीथेन कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आता है। मीथेन का एमिशन कहाँ से होता है, पैडी फील्ड है, यानी कि जो धान के खेत हैं, रूमिनेंट एनिमल के माउथ से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। रूमिनेंट एनिमल जानते हैं ना, मैंने बताया था शुरू में, जो जुगाली करते रहते हैं, उनसे भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। धान के खेत से भी कौन सी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभी। तो मीथेन जो है ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे जो है वो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल गैस की जब बात आएगी तो हम किसका नाम लिखेंगे, CO2 के लिए। ग्लोबल वार्मिंग भी किसके कारण होती है, CO2 के कारण। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि वीनस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, उसका एक रीज़न क्या है कि वहाँ 98% क्या है, CO2 है वहाँ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने एक और यहाँ पर चीज़ पढ़ी होगी, ओजोन डिप्लीटेशन पढ़ा है आपने, उसको भी ओजोन डिप्लीटेशन। ओजोन की लेयर कहाँ है, जो हमारी अर्थ है उसका जो स्ट्रेटोस्फियर है, कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर के अपर पार्ट में, आउटर पार्ट में एक लेयर है ओजोन, यानी O3 की लेयर है। और ये ओजोन की लेयर क्या करती है, जो सनरेज, अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो उनसे हमको क्या प्रोटेक्ट करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पर ना आ पाए। अब होता क्या है कि एक गैस है जिसका नाम है CFC यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये गैस क्या करती है कि ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेती है, जिससे ओजोन का डिप्लीटेशन शुरू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन का क्षतिकरण। और इस ओजोन के क्षतिकरण के कारण क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी, और नीचे आएंगी तो फिर अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, हाई वेवलेंथ वाली यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, ओजोन का डिप्लीटेशन भी बहुत ही आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस ओजोन के डिप्लीटेशन को कम करने के लिए ये कहा गया, एक समिट हुई और समिट में ये कहा गया कि हम CFC का जो इमिटेशन है वो कम करेंगे, इसका उत्सर्जन जो है वो हम अपने अपने देश में कम करेंगे ताकि इस समस्या से निकला जा सके। तो एक जो कॉन्फ्रेंस हुई, कोई बता सकता हो किस कॉन्फ्रेंस में हमने ये निर्णय लिया, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि हम लोग जो है इस ओजोन को, कब हुआ था, 1986 या 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये कहा गया, देखो तो इसमें ये 16 सितंबर को हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन कंजर्वेशन डे मनाया जाता है कि नहीं, वो इसीलिए हुआ। ऐसे ही आपका एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई होगी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972
1972 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972, 5 जून 1972 में हुई। और उसमें हमने 5 जून को मनाया, उस दिन से हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड ह्यूमिड डे कब मनाया जाता है? ह्यूमिड डे यानी कि विश्व आर्द्रता दिवस। विश्व आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन हुई थी, याद है आपको? पढ़ी होंगी सारी। और चूंकि 2 फेब को ये कहा गया कि जितने भी ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे, है ना। तो इसीलिए 2 फेब को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रता वर्ल्ड ह्यूमिड डे फॉर्म में मनाया जाता है। तो ये सब कॉन्फ्रेंस आपने इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ी होंगी, ठीक है।